गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पहले चैप्टर का जो टॉपिक है वो है घनकोण तथा वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे घनकोण के बारे में कि घनकोण होता क्या है। जैसे कि किसी गोलीय पृष्ठ के न्यूनतम भाग द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को हम घनकोण कहते हैं। एक बार और रिपीट कर लीजिए कि किसी गोलीय पृष्ठ के न्यूनतम भाग द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को हम घनकोण कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r हो और गोले का न्यूनतम क्षेत्रफल dA हो तो न्यूनतम भाग द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो घनकोण d ओमेगा होगा। अब हम एक आपको चित्र बनाते हैं और उसी में ये सब दर्शाते हैं। फिर चित्र के आधार पर किस प्रकार हम ये परिभाषा बना सकते हैं घनकोण की, देखिए जरा। हम एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं। ये एक गोलीय पृष्ठ है। इसके केंद्र पर बिंदु O मान लेते हैं और कहीं पर हम सूक्ष्म पृष्ठ जिसको बोलते हैं न्यूनतम पृष्ठ ये मान लेते हैं। ये क्या है हमारा न्यूनतम क्षेत्रफल। इसको दर्शाएंगे न्यूनतम क्षेत्रफल को dA। ठीक, यहां से यहां तक की कहलाएगी हमारी त्रिज्या। ठीक, अब परिभाषा किस प्रकार बना सकते हैं, ध्यान दीजिए कि किसी गोलीय पृष्ठ, ठीक, किसी गोलीय पृष्ठ के न्यूनतम, ये हो गया न्यूनतम, ठीक, भाग द्वारा, न्यूनतम भाग द्वारा उसके केंद्र पर, तो केंद्र कहाँ पे, उसके केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को घनकोण कहते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए ये घनकोण d ओमेगा रहेगा और संपूर्ण के लिए ये घनकोण ओमेगा होगा और संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए इसका क्षेत्रफल कैपिटल A होगा।
कैपिटल ए होगा। ठीक, परिभाषा एक बार और देख लें कि किसी गोलीय पृष्ठ के न्यूनतम भाग द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है, उसके न्यूनतम क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है, उस कोण को हम घन कोण कहते हैं। ठीक, अब यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या, हम कहेंगे यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r तथा इसका न्यूनतम क्षेत्रफल dA हो तो इसका घन कोण क्या होगा? तो d ओमेगा बराबर dA, मतलब सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल अपॉन r, मतलब दूरी, केंद्र से जो दूरी है उसका वर्ग। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे न्यूनतम क्षेत्रफल की। ये हो गया न्यूनतम क्षेत्रफल का जो हमने घनकोण निकाला। अब निकालेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का घनकोण। तो यहां लिखेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का घनकोण। अभी मैंने बताया था आपको उसके संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का घनकोण कितना रहेगा? ओमेगा रहेगा। ठीक, उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? वो a रहेगा और त्रिज्या हमारी r² ही रहेगी। ठीक, ये आ जाता है क्षेत्रफल। चूंकि ये एक गोलीय पृष्ठ है और गोलीय पृष्ठ का मतलब इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा, तो गोले का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। वो होता है हमारा, जिसे गोलीय पृष्ठ भी बोलते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ, वो होता है हमारा 4 पाई r² अपॉन r²। r² से r² कैंसिल हो जाता, तो हमारा जो घनकोण होगा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का, वो कितना होगा? 4 पाई। इसका जो मात्रक आता है वो आता है s का, आपसे यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे चलें कि यदि गोला A को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचें। ध्यान दें, यदि गोला A को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचें, तब dA का जो पृष्ठ है, dA का जो पृष्ठ होगा, पृष्ठ प्रक्षेप, वो हमारा dA cos थीटा होगा।
तब इसका घनकोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बताएंगे आपको किस बेस पर है, फिर हम उसका DA cos थीटा आपको बताएंगे। ठीक, तो चलो चलते हैं, चित्र बनाते हैं इसका। देखिए हमने एक चित्र बनाया जिसमें गोला A को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गोला खींचा है। त्रिज्या R त्रिज्या का गोला खींचा है। तब क्षेत्रफल DA का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप क्या दिया गया है, DA cos थीटा। तब इसका घनकोण हमारा d ओमेगा बराबर, तब हमने इसका घनकोण क्या बताया था, तो आपको याद होगा हमने इसका घनकोण आपको न्यूनतम भाग के लिए d ओमेगा बराबर DA/r² बताया था। ठीक, अब प्रक्षेप इसका कितना था, अब प्रक्षेप क्या है इसका DA cos थीटा। तो हम DA के स्थान पर कितना लगाएंगे, DA cos थीटा बराबर d ओमेगा के/r²। ये रहेगा। ये हमें गॉस की प्रमेय करने में बहुत ही हेल्प करेगा। यदि मैं इसको नहीं बताता आपको तो गॉस की प्रमेय करते समय आप ये कंफ्यूज हो जाते कि ये मान कहां से आया। जबकि मैंने और भी वीडियो देखी है, उसमें क्या होता है जब गॉस की प्रमेय को सॉल्यूशन कराया जाता है तो उसमें d ओमेगा का DA cos थीटा/r² का जो मान है वो d ओमेगा डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला आया कहां से। तो ये तो बात हो गई हमारे घनकोण की। अब आते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो चलो इसको बताते हैं जरा वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, या तो इसे चित्र से पहले समझ लो या हम इसे पहले ही थ्योरी बता देते हैं फिर चित्र से आपको समझा देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कोई वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखा, ठीक। अब काल्पनिक पृष्ठ का मतलब है हमने एक कल्पना की कि एक पृष्ठ है यहाँ, इस पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस पृष्ठ से
चार पृष्ठ हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, सर्किल के रूप में, ऐसे भी ले लो। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो संख्या है हमारी बल रेखाओं की, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 5 होगा। ठीक, आप देखिए इसी के अनुसार हम आपके लिए परिभाषा बनाएंगे। ये क्या है, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं। और ये जब वैद्युत बल रेखाएं हैं तो ये एरिया क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का। और ये क्या है, एक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ जिसे बताया गया। कंफ्यूज ना हो, काल्पनिक पृष्ठ का मतलब है केवल कल्पना की गई है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में परिभाषा इसी से लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब लिख के दिखा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यहां तक तो समझ में आ गया। ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्या, काल्पनिक पृष्ठ, स्थित काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई बात हमारे वैद्युत फ्लक्स की। अब बढ़ते हैं, इसका यदि फॉर्मूला होगा तो क्या होगा। ठीक, इसका सूत्र हम कराने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जैसे जो कि हम अधिकतर न्यूमेरिकल में बहुत ही कंफ्यूज करती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कभी कभी न्यूमेरिकल में वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो माइनस का होता है, कभी कभी प्लस का आता है। तो इसका भी एक कारण है। अभी अभी हमने आपको ये तो बता दिया था कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, और इसे इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको शायद पता नहीं था, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब जो बात हो रही है वैद्युत फ्लक्स,
इसे फाई से। वैद्युत क्षेत्र के लिए है इसलिए फाई ई लिखेंगे। यदि रेखाएं यदि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे मान लीजिए ये पृष्ठ है, यदि वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं तब हमारा वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। जिसे बोलते हैं पॉजिटिव। बाहर की ओर जाने पर की ओर जाने पर ये रेखाएं बाहर की ओर जाने पर वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। और यदि इसी के विपरीत कहें तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आने पर वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं तब हमारा वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं जरा आगे की तरफ कि यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तीव्रता कितनी है हमारे चित्र के अनुसार, अभी हमने चित्र बनाया था कुछ इस प्रकार से था वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी या हमारी वैद्युत बल रेखा चल रही थी। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत बल रेखा और ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ था। क्या था? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अभिलंब क्षेत्रफल इसका न्यूनतम क्या था यहाँ के लिए, इसका न्यूनतम कितना आ जाएगा डी ए, इसका न्यूनतम क्षेत्रफल। पहले न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे फिर हम संपूर्ण के लिए निकालेंगे। ठीक, निकालते हैं। देखिए हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता हमारा ए बी कॉस थीटा। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ए के स्थान पर ई वेक्टर है, ए वेक्टर के स्थान पर ई वेक्टर है और बी वेक्टर के स्थान पर डी ए वेक्टर है। तो हम यहां पर लिखेंगे फाई। सबसे पहले हम न्यूनतम के लिए निकालते हैं तब क्या बन जाता है। देखिए अगर न्यूनतम के लिए निकालें तब ये हमारा न्यूनतम के लिए है तो हम क्या कर देंगे, इसको डी फाई ई कर देंगे और संपूर्ण के लिए फाई ई आ जाएगा। तो निकालते हैं न्यूनतम के लिए कितना आ जाएगा डी फाई ई बराबर यहाँ कितना आ जाएगा। देखिए वेक्टर हट रहा है यहाँ पर, इसी फॉर्मूला के अनुसार इसको रख दो ए बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर है। इसके स्थान पर हुआ कुछ नहीं है, इसमें से डी हटा दिया गया है और हमारा जो आ जाएगा ए बी के स्थान पर हमारा है ई डी ए कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले के आधार पर हुआ कुछ नहीं है, केवल वेक्टर ही हमारा हटाया गया है। तो हमारा ये हमारा
E बराबर EPA cos थीटा। अब वहीं यदि बात की जाए कि यदि संपूर्ण के लिए, तब इसका क्या होगा? संपूर्ण के लिए यदि हम इसका निकाल लें तो इसका क्या आंसर आएगा? संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो हमारा जो होगा, देखिए 5 E बराबर दिए के स्थान पे आ जाएगा तो हम बोलेंगे A cos थीटा। ये संपूर्ण के लिए हो गया और ये न्यूनतम के लिए हुआ। दोनों ही बात समझ में आ गई है। अब हम इसका बताएंगे आपको मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ध्यान दें, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक अधिकतर बोर्ड में आ जाता है और हम चाहें तो सूत्र की सहायता से निकाल भी सकते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने आपको सिद्ध किया था कि फाइव फॉर्मूला बनाया था, फाइव बराबर EA cos थीटा, यही था। अब ये मानकर चलो कि हमारा जो E का फॉर्मूला है वो क्या है? तो E का जो फॉर्मूला है वो है न्यूटन प्रति कूलम। ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हमारा बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। बहुत ही सिंपल है, बात है केवल आपको समझने की। फिजिक्स जो होती है वो रटने की नहीं होती है, केवल उसको समझा जाता है। अब एक बात और भी आएगी यहाँ पर आपकी, बोर्ड में ये मात्रक दो प्रकार से आता है। एक तो आता है वोल्ट मीटर और या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो हम दूसरा मात्रक भी लिख रहे हैं यहाँ पर, या वोल्ट गुणा मीटर, वोल्ट मीटर, इसको भी कह सकते हैं। अब लास्ट में आती है इसकी विमा। इसकी विमा ml की क्यू, t की माइनस क्यू और a की पावर -1 होती है। जैसे ml की क्यू, t की पावर -q और a की पावर -1। ठीक, ध्यान दें। इसकी जो विमा है वो क्या है? सभी ध्यान से इस पर देखेंगे कि इसकी विमा जो होती है ml की क्यू, t की पावर -q और a की पावर -1 होती है। फर्स्ट डे में आप लोग विमाओं को निकाल चुके हैं और ये हमारी आ गई वैद्युत फ्लक्स की विमा। कभी कभी एक नंबर में अक्सर पूछ लेता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको गॉस की प्रमेय सिद्ध कराएंगे। उसके लिए व्यंजक का निगमन, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। इसकी दो कंडीशन होती है, सबसे पहले लघुवाद और फिर समांतर। तो पहले आते लंबवत में, नंबर एक लंबवत। लंबवत में वैद्युत क्षेत्र E, एरिया A, तब A और E में A और E के बीच कोण थीटा बराबर कितना रहेगा? एक दूसरे के समांतर है तो वो 0 रहेगा। उस कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा? तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। अगर ई ए गुणा 1 तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? ई ए। इसी प्रकार दूसरी आती है हमारी समांतर के लिए। समांतर में क्या रहेगा? वैद्युत बल रेखाएं ऊपर की ओर रहेगी और क्षेत्रफल इस ओर रहेगा। तब A और E के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90। किसमें? समांतर में। तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? फाई E बराबर E A cos थीटा के स्थान पर 90, और हम जानते हैं कि cos 90 का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 लगाएंगे 0, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा? 0। कहने का मतलब समांतर का जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा? 0 होगा। ठीक।